Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, today we are going to discuss history section of this UPSC Pre 2021. Before start this session, I want to share one important information to all of you. That is, guys, we are the only one in India, that is Prince College, जो कि कॉलेज के साथ साथ आईएएस एंड आरएएस की तैयारी कराते हैं। यानी कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप आईएएस और आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। इट मीन्स वी आर द ओनली वन इन इंडिया. Okay, and for any other information, please contact on this number, that is 9610652222. Okay, guys, let's start our session. First of all, guys, total number of question is 100, and out of 100 from history, that is 21. Again, we analyze the ancient history, that is 5. 3 questions from medieval history, 9 questions from modern history, and 4 questions asked from art and culture. Okay, guys, अगर हम लास्ट ईयर को तो कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न था. मॉडर्न इंडिया का प्रेफरेंस लास्ट ईयर भी जाता है, यानी कि एज पर अगर लास्ट ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं प्री एग्जामिनेशन से, तो दोनों का अभी सेम है. यानी कि मॉडर्न इंडिया को इस बार भी प्रेफरेंस दिया गया है और लास्ट ईयर भी 2020 में भी प्रेफरेंस दिया गया था. ओके गाइस, और आज के इस सेशन बच्चों में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ क्वेश्चंस को डील करूंगा. यानी कि आपको इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और हिंदी में मिलेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड granting voting right to all the women above the age of 21. Second one, the Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in the legislature. Which of the following statement given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. अब हम इसका हिंदी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया. उपयुक्त कथनों में से कौन सा और कौन से सही है? पहला, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2. चलिए बच्चों, इसका हम लोग आंसर देखते हैं. बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सही है, इट इज राइट कि 1919 के एक्ट में वोमेन्स को वोटिंग का राइट दिया गया, बट देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ एज. एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था. यानी कि हाफ स्टेटमेंट सही है, हाफ स्टेटमेंट गलत है. यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग. चलिए इसको थोड़ा आगे डिस्कस करता हूं. देखिए, जो एज 21 की बात है, आफ्टर फ्रीडम वोटिंग का एज कितना क्राइटेरिया था? 21. यानी कि मिनिमम एज कितना था फॉर वोटिंग? 21 था. लेकिन 1988 के 61 के अमेंडमेंट से इस एज को कितना कर दिया गया? 21 से 18 कर दिया गया. ओके, इट मींस कि वोटिंग एज आफ्टर फ्रीडम था 21. ओके, लेकिन 1988 के अमेंडमेंट 61 अमेंडमेंट से एज को कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में भी है. प्रेजेंट टाइम में कितना है? 18 है. ये आपको जो एनालिसिस मैंने किया है बच्चों, आंसर तो आपको बताऊंगा साथ के साथ, क्योंकि ध्यान रखिएगा यूपीएससी ऑलवेज रिपीट टॉपिक्स. यूपीएससी नेवर रिपीट क्वेश्चंस. समटाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक के रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है. यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन. ओके, तो यानी कि आगे मे भी पॉसिबल ये क्वेश्चन बन सकता है 21 से 18 एज
किस अमेंडमेंट से हुआ था। ओके, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इस चीज का भी एक अंदाजा लगेगा कि आगे आने वाला प्रश्न या क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है। ओके गाइड, सेकंड यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। यस, दैट इज राइट। ओके, जैसे मैंने आपको क्या बताया, 1919 के एक्ट में वुमेन्स को वोटिंग का राइट दे दिया गया, लेकिन जितने भी वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन थे उन सभी ने डिमांड किया रिजर्वेशन के लिए। ओके, तो 1935 के एक्ट में वुमेन्स को 3% का रिजर्वेशन दिया गया इन लेजिस्लेचर। कितना दिया गया? 3% का। ओके, ये कंडीशन कब है? बिफोर फ्रीडम। बट आफ्टर फ्रीडम, राइट नाउ टिल नाउ 2010 में फर्स्ट टाइम वुमेन्स की रिजर्वेशन के लिए एक बिल आया, लेकिन स्टिल वो पेंडिंग में है, उसको पास नहीं किया गया है। उसमें था 1/3 सीट्स। कितना था? 1/3 सीट्स, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड राइट है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुभूति, हस्तिमाला एंड क्षेमेश्वर वर फेमस फॉर ए जैन मॉन्क्स, प्लेराइट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स, फिलोसफर। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्या वो जैन साधु थे? क्या वो नाटककार थे? क्या वो मंदिर वास्तुकार थे? क्या वो दार्शनिक थे? ओके, इसमें हम लोग बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, नाटककार यानी कि प्ले राइटर। ओके, जिसमें ये जो बहुभूति हैं, इन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, इसका नाम था मालती माधव। ओके, और ये जो मालती माधव जो नाटक है, इसमें उन्होंने जो सैव रिलीजन से, सैविज्म से जो संबंधित है, उनकी इन्होंने आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया था इस मालती माधव में। ओके गाइस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दे ऑल आर प्ले राइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the 8 August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? One is the Quit India resolution was adopted by the AICC. Second, the Viceroy Executive Council was expanded to include more Indians. The Congress ministries resigned in 7 provinces. Cripps proposed an Indian Union with full dominion state once the Second World War was over. Okay, now हम इसका हिंदी देखते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि हमको राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है, एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट्स वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ओके गाइस, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, इसका आंसर है 1 ए, बिकॉज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय एआईसी, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। ओके, यस, ये राइट है, इट इज राइट। यानी कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से इस क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था, एडॉप्ट किया गया था। ओके, ये करेक्ट है, लेकिन हम इसका एक्सप्लेन और करते हैं कि जो ऑप्शंस हैं क्या क्या है, ये क्यों राइट है। देखिए, सेकंड वन इज रॉन्ग। ओके, थर्ड वन दीजिए, द
द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन 7 प्रोविडेंस। देखिए ये इंसिडेंट कब का है, 1939 का, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड। ओके, जब सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कांग्रेस या कांग्रेस भी सपोर्ट करे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स का, लेकिन कांग्रेस ने मना किया और इसके अपोज में उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोविंशियल प्रांतों में उनकी सरकारें थी सभी ने इस्तीफा दे दिया। तो 1939 का है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ओके, ये मैंने आपको इसलिए बताया, मे बी पॉसिबल अगला क्वेश्चन यहां से होगा। सेकंड, क्रिप्स प्रपोजल इंडियन यूनियन, ये जो क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च 1942। ओके, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर आंसर इज ए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyric in English? One is A is Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, मोहनदास करमचंद गांधी एंड सरोजनी नायडू। चलिए हिंदी में देखते हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी सरोजनी नायडू। गाइस इसका आंसर, इससे सीधा सीधा इससे फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, अब ये इंसिडेंट कब का है बच्चों? आफ्टर इन 1934 ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया था। यही गांधी जी ने इसको किया था और इस ये जो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, गीति काव्य है, इसको एक अमेरिकन एडिटर है जिसका नाम है जॉन, क्या नाम है उसका, जॉन ने इस बुक को पब्लिश किया था इन 1934, जब गांधी जी वाज प्रिजनर इन यरवदा जेल इन पुणे, महाराष्ट्र। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मोहनदास करमचंद गांधी। मे बी अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, हु पब्लिश दिस बुक? तो मिस्टर जॉन, ये कौन है, इसे अमेरिकन एडिटर। कब? इन 1934। मे बी अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का ये जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन है किस जेल से था, तो यरवदा जेल। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज? परगना, सरकार, सूबा। सेकेंड इज सरकार, परगना, सूबा, सरकार, परगना, सूबा एंड सरकार। हिंदी में देखते हैं बच्चों, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा, बी सरकार, परगना, सूबा, सी सूबा, सरकार, परगना, डी परगना, सूबा एंड सरकार। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इट्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का क्वेश्चन है मेडिवल इंडिया का, यानी कि सबसे छोटा साइज किसका है? इट्स से आंसर इज परगना, सरकार एंड सूबा। ओके, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रोविंसेस, यानी कि सूबा। ओके, यानी कि हमको क्या बताना है, इस असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा साइज किसका है? परगना है, यानी कि
फर्स्ट है परगना, देन सरकार, देन सूबा। ओके, इट मींस आंसर हो जाएगा आपका ए, परगना, सरकार एंड सूबा। ओके, आप ये भी कह सकते हैं ये मध्यकालीन भारत की मेडिवल इंडिया की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यानी कि एक प्रशासनिक इकाई है। ओके, क्लियर है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल? ए इज, ऑप्शन है, ए इज एनी बेसेंट, बी इज देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड डी इज सरोजनी नायडू। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ए है एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन आल्सो इज ऑन फैक्चुअल बेसिस, एकदम फैक्चुअल बेसिस है, तो बच्चों इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बच्चों एज ए रिफॉर्मर माना जाता है, इंपोर्टेंट रिफॉर्मर भी थे, और लेकिन ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फीमेल चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत वर्क किया। ओके, इसके साथ साथ एक इनका इंपोर्टेंट वर्क भी है, वो है विडो रीमैरिज एक्ट रिफॉर्म। विडो री मैरिज रिफॉर्म में उनका बहुत ही योगदान माना जाता है। ओके, यानी कि इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर फीमेल चाइल्ड एजुकेशन के साथ साथ उनका जो योगदान माना जाता है वो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से, एक्ट से, रिफॉर्म से, सुधार से। ओके, कब आया था? 1856 में। 1856 में ये एक्ट पास हुआ था, कौन सा? विडो रीमैरिज एक्ट। इसमें किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ओके गाइस, यानी कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर एज ए लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। सेकेंड ऑप्शन है बी, मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, सी, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। हिंदी में देखते हैं बच्चों। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, बी, 1946 के अंतरिम सरकार के रूप में, सी, संविधान सभा के प्रारूप सदस्यों के रूप में, डी, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ओके बच्चों, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, दे ऑल थ्री, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन आर रिमेंबर फॉर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके बच्चों, इन तीनों के ऊपर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था 1945, नवंबर 1945 टू 1946 में, मई 1946। ओके, आंसर है आपका डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। बच्चों, ये जो तीनों जो ऑफिसर्स हैं,
इन्होंने जापान के सपोर्ट से इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अटैक इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिश मिलिट्री के ऊपर अटैक किया था। लेकिन इन सभी को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और कैप्चर करने के बाद इन सभी के ऊपर एक मुकदमा चलाया गया था लाल किले में। और ये इतना फेमस हुआ था, इतना फेमस हुआ था कि इनको जो है पूरे इंडियंस के साथ साथ, इंडियन के साथ साथ जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, कोई सी पार्टी हो, सभी ने सपोर्ट किया था इन तीनों का। और ये तीनों कुछ ही समय में सारे इंडियंस के हीरो बन गए थे। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूनिटी शो की इन तीनों के द्वारा और पूरे इंडिया में इनके लिए सपोर्टर स्टार्ट हो गए, सभी ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया। यहां तक कि इनके मुकदमे को लड़ने के लिए कई सारे लोग आगे आए, जिसमें कि भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, काटजू जी। इन्होंने पूरा एक गुड ग्रुप बनाया था। उनके लीडर थे भूलाभाई देसाई। इस इंसिडेंट में यह भी कहा जाता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जवाहरलाल नेहरू ने वकालत के लिए यस किया था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ईयर्स। ओके, यानी कि अब एक इसमें आपको एक नॉलेज ये भी मिल जाती है कि इनका लीडर कौन थे, किसके लीडरशिप में हुआ था ये सपोर्ट, भूलाभाई देसाई के में। ओके, और किस किस से सपोर्ट किया था, भूलाभाई देसाई एज ए लीडर, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एंड आसफ अली एंड काटजू। ओके, ये 5 मेंबर्स सबसे फेमस थे जिन्होंने सपोर्ट किया था इन तीनों को, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन। ओके, इट मीन्स आवर आंसर इज डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। एक कब का इंसिडेंट है, 1945 का, नवंबर से स्टार्ट हुआ था, मई 1946 तक। ओके, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि लीडर्स ऑफ द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब है, इन 1905। स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 आफ्टर बंगाल सेपरेशन। सेकंड, मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। तो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 7। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर यहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट वन इज द निजामत ऑफ आर्कट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। थर्ड वन इज रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म out of the territory occupied by Ahmad Shah Durrani. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2, B 2 only, C 2 and 3, D 3 only. इसको हिंदी में देख लेते बच्चों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला है, हैदराबाद राज्य से आर्कोट की निजामत का उदय हुआ। सेकंड है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। थर्ड है, रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य में से हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए 1 और 2, बी केवल 2, 2 और 3 और केवल 3। ओके, चलिए बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट वन
द निजामत ऑफ अर्कोट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, यस इट इज राइट। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा, व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब फ्रॉम 1707 डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट, और मुगलों के इस डिक्लाइन का कई सारे स्टेट्स ने फायदा उठाया और अपने अपने आप को एज ए फ्री रूलर स्टार्ट किया। ओके यानी कि फर्स्ट वन इज राइट। ओके सेकंड वन, द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, यस एकदम करेक्ट। आफ्टर द वार ऑफ 1565 तालीकोटा वार, आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, जो वाडियर वंश था मैसूर में, वहां पर स्टार्ट होता है आफ्टर तालीकोटा वार, यानी कि विजयनगर एम्पायर से ही मैसूर किंगडम इमर्ज आउट हुआ था, ये भी सही है। थर्ड वन रोहिलखंड, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रोहिलखंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था वैसे वैसे कई सारे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें से एक स्टेट ये भी था। यस इट इज करेक्ट, अहमद शाह दुर्रानी का रोहिलखंड के रूलर ने सपोर्ट किया था, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है फॉर्मेशन ऑफ रोहिलखंड में, यानी कि थर्ड वन इज करेक्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। ओके अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं, मैप के थ्रू आप देखिएगा। देखिए दिस ऑल आर द स्टेट इन 1739, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो रहा है। ओके और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर देयर इज 3 टाइप ऑफ स्टेट, वन इज द सक्सेसर स्टेट, सेकेंड वन इज न्यू स्टेट एंड थर्ड वन इज द इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके जैसे जैसे मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था वैसे वैसे कुछ सक्सेसर स्टेट यानी कि उत्तराधिकारी राज्य, न्यू स्टेट यानी कि विरोधी राज्य, और इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र राज्य। मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि सक्सेसर स्टेट कौन कौन से थे। दैट इज निजाम, सॉरी हैदराबाद, अवध, बंगाल एंड कर्नाटक, दिस ऑल आर सक्सेसर स्टेट। सेकेंड न्यू स्टेट, न्यू स्टेट मीन्स जिन्होंने मुगल्स की पॉलिसी को अपोज किया और उसके बाद अपने अपने स्टेट को फॉर्म किया। ओके लाइक सिख, वन न्यू स्टेट, सेकेंड मराठा, ओके रोहिलखंड इन उत्तर प्रदेश। ओके ये सिख, मराठा, रोहिलखंड, जाट, these all are new state and independent state rajput, Mysore, Travancore, these all three are independent state. Okay it means in 18th century after the decline of Mughal empire there are 3 type of state, one is successor state, second one is the new state and third one is the independent। तो द सक्सेसर स्टेट कौन कौन से हैं? आपका अवध, बंगाल, हैदराबाद एंड कर्नाटक, एंड द न्यू स्टेट दैट इज वन इज मराठा, सेकेंड वन इज सिख, थर्ड वन इज जाट, रोहिलखंड, एंड इंडिपेंडेंट स्टेट राजपूत, मैसूर, त्रावणकोर। Okay guys, it means decline of Mughal empire there are 3 type of states, clear है? यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? our answer is 1 A 1 and 2। okay guys next one is which one of the following statements is correct? One is A is
Ajanta caves lie in the gorge of Vaghora river. Sanchi Stoop lie in the gorge of Chambal river. Pandulena cave shrine lie in the gorge of Narmada river. D. Amravati Stupa lie in the gorge of Godavari river. हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए. अजंता गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है. बी. सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है. पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है. डी. अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है. ओके गाइस, ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है. ओके, और इसका आंसर है ए. अजंता केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ वघोरा रिवर. ओके, ये अजंता गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है. और अजंता गुफाएं कहां स्थित है बच्चों? वेयर? इन महाराष्ट्र. ओके, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद. ओके, ये जो अजंता केव्स है ये आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं. थ्रू देखिए पिक्चर, ये जितने माउंटेन्स उसमें एक केव है ये. ओके, और ये जो अजंता केव्स है किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से. जितनी भी केव्स है सब किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म रिलीजन से. और देखिए इसका इंटरनल पार्ट लाइक दैट ऐसा है. ओके, यानी कि हमको क्या रखना है? अजंता केव्स इन महाराष्ट्र और अजंता केव्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ओके गाइस, क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट सेशन सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे. टिल नाउ, थैंक यू सो मच.